हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे उस समय भी ये पढ़े थे। ठीक है, वही है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं और कैसे एनर्जी चेंजेज होता है इसके बारे में डील करेंगे। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर? ग्लाइकोलाइसिस के समय या क्रेब साइकिल के समय सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, फिर वो क्रेब साइकिल में चला जाता है। इन दोनों प्रोसेस में जो NADH और FADH प्रोड्यूस होता है, इससे ATP बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या? इसमें एक सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जो मेनली कहाँ एम्बेडेड होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। मेनली इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे डोनर मॉलिक्यूल से और उसको एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वो मेनली जो ट्रांसफ़र करते हैं वो क्या करते हैं? तो पंप करते हैं हाइड्रोजन आयन को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करते हैं? पंप हाइड्रोजन आयन को कपल करते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन पंप होता है तो इससे इसका क्या में यूज होता है? मेनली ATP के सिंथेसिस में। कैसे? अभी नीचे देखेंगे। पहले कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही मेरा ETC होता है। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में कितने लेयर होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का होता है। इसको कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो बीच में स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, तो देखिए ये आउटर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, और ये वाला क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन सा प्रोसेस होता है ये याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मेनली क्रेब साइकिल, यूरिया साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्या क्या? क्रेब साइकिल, यूरिया साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, माइटोकॉन्ड्रिया का सारा एंजाइम कहाँ पाया जाता? सॉरी, क्रेब साइकिल का सारा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, सिर्फ एक को छोड़ के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कहाँ पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। और क्या होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में? ATP सिंथेज। याद हो गया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या होता है और इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। OMM कहने का क्या मतलब है? O से क्या होता है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, OMM ये परमिएबल होता है लगभग सबके लिए, जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स है सबके लिए परमिएबल है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें क्या होता है? ये सिमिलर इन्वायरमेंट देता है, सबस्ट्रेट देता है विथ साइटोप्लाज्म। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिव होता है। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरह नहीं सबको एंट्री दे देगा, ये हाईली सेलेक्टिव होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है कैसे? तो विथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ATP, ADP, पायरुवेट, सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटालेट, मैलेट, सिट्रेट, सिटिडीन, GTP और GTP और GDP। सिर्फ ये लोग को ही ये क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। बाकी के लिए क्या होता है? हाईली सेलेक्टिव होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है?
इसमें मेनली मैंने बताया था कि ये किसमें कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है। और इसमें 2 जो होते हैं, अगर पूछेगा कि जो हमारा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें 2 मोबाइल जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन है, तो इसको कहेंगे यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू या साइटोक्रोम सी। ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, इसमें मेनली क्या होता है, तो इसमें NADH से NAD बनता है, मतलब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन निकलता है। कॉम्प्लेक्स 2, इसमें सक्सिनेट से फ्यूमरेट निकलता है, मतलब कि FADH FAD+ में बदलता है। ठीक है। मेनली ये याद रखिएगा, NADH कॉम्प्लेक्स 1 में जाके अपना हाइड्रोजन देता है और FADH ये कॉम्प्लेक्स 2 को हाइड्रोजन देता है। ठीक है। और इसके बाद ये हाइड्रोजन हमारा ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से वो एक दूसरे को क्या करता है, इक्विवेलेंट करता है। तो ये होता कैसे है, मान लीजिए क्या हुआ कि NADH एक हाइड्रोजन निकाला। ठीक है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे आ गया और इसको एक्टिव कर दिया। हाइड्रोजन चला जाएगा इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में और ये इलेक्ट्रॉन फिर यूबिक्विनोन क्यू से कहाँ चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 थे साइटोक्रोम सी में, साइटोक्रोम सी से ये साइटोक्रोम A से A3 में। ठीक है। यहाँ जाने के बाद क्या ये कॉम्प्लेक्स 5 में चला जाता है, नहीं, यहाँ जाने के बाद ये फिर से वापस मैट्रिक्स में आ जाता है। क्यों, आगे बताऊंगी। क्योंकि 5 में क्या होता है, हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है। जब FADH की बात करें तो FADH क्या कॉम्प्लेक्स 1 में जाता है, नहीं। FADH अपना हाइड्रोजन से कॉम्प्लेक्स 2 को एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो इसका पाथवे कैसे होगा, तो कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन क्यू, फिर साइटोक्रोम B, फिर ये साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A से A3, फिर वो फिर से नीचे आ जाएगा। 5 में डायरेक्ट वो नहीं जाता है। ठीक है। इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कहा जाता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है, और कॉम्प्लेक्स 2 को क्या कहा जाता है, सक्सिनेट कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब NAD+ ये क्या होता है, ये मेनली डेराइव करता है नियासिन से। नियासिन क्या होता है, विटामिन B3। ये एक्टिव, इसमें एक्टिव पोर्शन कौन सा होता है, निकोटिनामाइड रिंग। ये मेनली 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, लेकिन जब हाइड्रोजन की बात करें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को। FAD ये कहाँ से डेराइव होता है, राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन कहाँ से होता है, तो विटामिन B12। याद रखिएगा, कोड ये है थायोलायोनायापेंट। क्या, थायोलायोनायापेंट। ठीक है। थायो से थायमीन, विटामिन B1। लायो से लाइबोफ्लाविन, विटामिन B2। नया से नियासिन, विटामिन B3। ठीक है। लेकिन जो FAD है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और 2 हाइड्रोजन भी कैरी करता है। लेकिन जब NAD की बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो कंपैरिजन हम अलग करना चाहे तो कर सकते हैं। और जब एक्टिव पोर्शन की बात किया जाए तो FAD में कौन सा एक्टिव पोर्शन होता है, आइसोएलॉक्साजीन रिंग। ठीक है। चलिए अब सटल सिस्टम, आपको पता होगा सटल सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैलेट एस्पारेटेट सटल सिस्टम है इसमें मेनली NAD यूज होता है, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम में FAD यूज होता है। मतलब कि FAD एज ए माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, मेनली एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो उसमें
सब कुछ डबल चलता है। कैसे? तो देखिए NADH में मेनली पुराने थ्योरी के अनुसार 3 ATP होते हैं, ठीक है, और FADA में 2 ATP होते हैं। जब ये ग्लाइकोलाइसिस मैलेज सतह सिस्टम से चलेगा तो टोटल ATP कितने होंगे? 38। लेकिन अगर ग्लिसरॉल सतह सिस्टम से चलेगा तो 36 ATP होंगे। यही यहाँ पर तो एक लग रहा है ना, लेकिन ये प्रोसेस 2 बार होता है, इसलिए 2 ATP का फर्क हो जाता है। अब ये जो मैलेट एस्पर्टेट सतह सिस्टम है, इसमें मेनली ट्रांसएमिनेशन होता है किसके किसके बीच? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड ग्लूटामेट के बीच। ये एक मेजर सतह सिस्टम होता है। कहाँ कहाँ पे? लीवर और हार्ट सेल में। लेकिन जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है ना, इसमें मेजर सतह सिस्टम कहाँ कहाँ पे होता है? तो मायोसाइट और ब्रेन में। और इसमें मेनली कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देखिए ये हो रहा है। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ ETC। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक प्रोटीनस पाथ है जो मेनली हेम प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। और ये इसमें क्या होता है? आयरन होते हैं कहाँ पर? तो पोरफेरिन रिंग में। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। और जो साइटोक्रोम C है, मोबाइल और वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। दूसरा क्या है? यूबिक्विनोन, जिसका नाम क्या रखा गया है? कोएंजाइम Q। ये साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन दोनों क्या है? मोबाइल है, ठीक है। लेकिन जो साइटोक्रोम है वो प्रोटीनस पाथ है, और जो यूबिक्विनोन है वो नॉन प्रोटीनस पाथ है। किसका? आइसोप्रेनोइड क्विनोन का। ये भी एक अनदर मोबाइल कंपोनेंट है और मोस्ट अबंडेंट है। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है विटामिन E और विटामिन K की तरह। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो कौन कौन सा है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस। ये मेनली एसोसिएटेड होता है मेटेलोफ्लेवोप्रोटीन साइटोक्रोम B। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स मैकेनिज्म में। रिडॉक्स आपको पता होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हैं। नाम से ही देखिए क्या है? रिडॉक्स। री से क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स से क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों मैकेनिज्म होता है इसमें। और किसके किसके बीच? तो फ्लेविन और क्यू के बीच। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। इसमें मेनली 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद हम वीडियो बताएंगे, जिसमें आपको ये वीडियो मेनली गूगल से लिया गया है, इसलिए इसका कोई पायरेटेड अधिकार नहीं है मेरा। ये वीडियो से लिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। देखिए अभी ऊपर में पढ़ाई थी ना, कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है? सक्सिनेट। ये यूबिक्विनोन है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स BC1 है। कॉम्प्लेक्स C है, इसको कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसका दूसरा नाम क्या था? तो A3, ठीक है। और ये ATP है। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब वीडियो देखते हैं। Transport chain, NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved, ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from it, hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI, which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, 2 electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex, coupled
coupled with this transfer is the pumping of one hydrogen ion for each electron. Next, the two electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile transfer molecule because it moves the electrons to the cytochrome BC1 complex. Each electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे कि NADH है, तो NADH कितने इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और एक हाइड्रोजन को कैरी करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 को क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन चला जाता है स्पेस में, इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेगा। साइटोक्रोम से आ जाएगा कहाँ पे? साइटोक्रोम BC1। ठीक है। अब यहाँ पर से जो हमारा ये साइटोक्रोम C है, ये एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। Cytochrome C accepts each electron one at a time. One hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase complex. This step requires 4 electrons. These 4 electrons interact with a molecular oxygen molecule and 8 hydrogen ions. The 4 electrons, 4 of the hydrogen ions, and the molecular oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4. ऐसे ही क्या हुआ कि साइटोक्रोम क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को दे दिया। इसमें जब 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाते हैं, तब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके वाटर बनाता है। कितना मॉलिक्यूल वाटर को बनाता है? तो 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन 4 हैं। ठीक है। Hydrogen ions are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. चलिए अब दूसरा वीडियो देखते हैं, जिसमें ये दिखाएगा कि कैसे सिंथेसिस होता है। Hydrogen ions are also known as protons. A gradient exists when there is a higher concentration of a molecule in one compartment compared to a neighboring compartment. This animation will demonstrate how the potential energy that results from a hydrogen ion gradient uses ADP and inorganic phosphate, also known as PI, to synthesize ATP. This process involves an enzyme complex called ATP synthase. Gradients and the potential energy they create are key aspects of the biological world. A good example of the use of a gradient occurs in the mitochondria when ATP is synthesized. ATP is synthesized by ATP synthase, a large complex of membrane-bound protein. Here we see ATP synthase, along with other membrane-bound proteins. अब क्या कह रहा है? जैसे कि NADH था, तो वो क्या कर रहा था? हाइड्रोजन ऊपर भेज रहा था, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा था। इस तरह से क्या होता है ना, ऊपर में मतलब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाता है और अंदर में कम हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? ये क्या हो गया? ग्रेडियंट डिफरेंस हो गया। ऊपर में हाई कंसंट्रेशन हो गया, नीचे में लो कंसंट्रेशन हो गया। तब ये क्या होगा? हमारा ATP, एक एंजाइम है एटीपेज सिंथेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करेगा? ऊपर से एक हाइड्रोजन लेगा, एक अपने पास रखेगा और दूसरा ट्रांसपोर्ट करेगा और ATP को ADP में बदलने में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। Proteins. Notice the large difference in the number of hydrogen ions on the two sides of the membrane. This difference is a hydrogen ion, or proton, concentration gradient. The energy associated with this gradient is used to synthesize ATP from ADP and PI. This occurs at the ATP synthase complex. One hydrogen ion enters the ATP synthase complex from the intermembrane space, and a second hydrogen ion leaves it on the matrix space. The upper part of the ATP synthase complex rotates when a new hydrogen ion enters.
Once 3 protons have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP. In this way, the energy in the hydrogen ion gradient is used to make ATP. Now let's watch the process again. Notice how the proton enters the ATP synthase and exits into the matrix space. Once 3 more hydrogen ions have crossed the membrane, another molecule of ATP will be made. In this example, the hydrogen ion gradient is large enough to produce 6 ATP molecules. Please watch as the remaining ATP molecules are synthesized. The process has now completed, and the result is an equal number of protons on each side of the inner membrane. Without a gradient, there is no more energy available to make ATP. In biological systems, however, a gradient is always maintained. The mitochondrial hydrogen ion gradient is generated as electrons pass through 3 membrane complexes. That process can be seen in the mitochondrial electron transport chain animation. अब क्या कह रहा है ना कि ये प्रोसेस कब तक होता है एटीपी का बनने का, जब तक ऊपर में जो कंसंट्रेशन है और जो नीचे में कंसंट्रेशन है, मतलब जो मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन है, जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कंसंट्रेशन है, बराबर ना हो जाए। तो इससे क्या फॉर्मेशन होगा? अगर अभी तो NADH का फॉर्मेशन हम देख रहे थे, ठीक है, तो 2 NADH से 6 ATP बनता है, मतलब कि 1 NADH से कितना ATP बनेगा? 3 ATP। ये पहले का फॉर्मूला है। अब बोला जाता है ना कि इसमें से कुछ एनर्जी यूज कर लिया जाता है और 1 NADH इक्वल टू होता है 2.5 ATP, ठीक है। अगर यही जब FADH2 का बात करें तो FADH2 के में होता है, FADH2 में कितने होते हैं? 2 ATP पहले के अनुसार, लेकिन अब क्या कहा जाता है कि उसमें से कुछ एनर्जी यूज कर लेता है, तो 1.5 ATP। आप जानेंगे कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये मेनली 5 कॉम्प्लेक्सेस है जिसके द्वारा हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है। देखिए यही बात अभी समझा रही थी, ठीक है। अब ये है ना, मेनली इसको भी कोई इनहेबिट करने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 5 है। तो कॉम्प्लेक्स 1 को कौन इनहिबिट करता है? तो अगर निमोनिक्स याद रखे करें तो सबसे पहले मान लीजिए, याद कीजिए, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सुधारने के लिए अम्मा क्या करती है? अम्मा तो हम लोग माँ को कहते हैं ना, पीटती है, लेकिन क्या वो खुश होती है? नहीं, वो खुद रोती है। मतलब कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है? अम्मा पीटती है और रोती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए कॉम्प्लेक्स 2 को कैसे याद रखेंगे? तो क्या है? CM थोड़ा लो भी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो गया? अमोबार्बिटल, पायरिसिडीन A, रोतिनोन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो गया? कार्बोक्सिन, TTFA, मालोनेट। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या आते हैं? दीदी और अंती, ठीक है। तो डी से क्या आ जाएगा? डाइमर्स्काप्रोल और अंती में एंटीमाइसिन। कॉम्प्लेक्स 4 में देखिए क्या क्या आ रहा है? साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब कह रहे हैं ना कि जो नन साइट स्पेसिफिक इनहिबिटर कौन कौन सा है? तो एक होता है ओलिगोमाइसिन, ये कॉम्प्लेक्स 5 इनहिबिटर है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि ADP ATP ट्रांसपोर्टर को कौन इनहिबिट करता है? अल्ट्रा सिक्लोसाइड, याद रखिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनकपलर, माने कपल होने से कौन रोकता है? अगर कपल ही नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं फॉर्म होगा, जिसके कारण कोई भी ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? मेनली इतने सारे
इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर कोई क्लासिक एग्जाम्पल बोले तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। कौन अलाउ करता है पोटेशियम को पास थ्रू द IAM? तो वो होगा वेलिनोमाइसिन। कौन पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सचेंज को अलाउ करता है? नाइगेरिसिन। और भी नाइट्रोक्रिसोल, पेंटाक्लोरोफिनॉल, सेलिकाइल एनिलिड्स, CCCP, बिलिरुबिन, फ्री फैटी एसिड, थायरोनिन। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये तीनों ही है। ठीक है। इसी के साथ हमारा ETC खत्म होता है। अगले वीडियो में हम बायोलॉजिक ऑक्सीडेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।